वेलकम स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12 फिजिक्स। इसके ऊपर एक और वीडियो मैंने बनाया है और उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जाके उसको जरूर देखिएगा। सो यहां पर उसका सेकंड पार्ट है, कुछ नए क्वेश्चंस लेके आपके सामने। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सो यहां पर जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है वो है एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस। तो डायपोल है तो सिमिलर चार्जेस ही होंगे, इज केप्ट इनसाइड सिमेट्रिकली एट द सेंटर ऑफ ए इमेजिनरी स्फीयर। सो एक इमेजिनरी स्फीयर लेके इस तरह से प्लस क्यू और माइनस क्यू जो है आपका, या एक डायपोल को यहां रख दिया गया है और यहीं पर अनदर पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू इज ऑल्सो केप्ट। तो यहां सेंटर के पास में आपने कैपिटल क्यू को भी रख दिया है। अब आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। देखिए नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो और ये जो चार्ज है ये होता है चार्ज एनक्लोज्ड। कितना चार्ज स्फीयर के अंदर एनक्लोज्ड है या क्लोज सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड है। तो यहां पर क्योंकि डायपोल ले लिया तो माइनस क्यू प्लस क्यू मिला के तो कैंसिल हो गया, तो बचा सिर्फ आपका कैपिटल क्यू। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यही होगा आपका फ्लक्स। सो दिस इज द आंसर, कैपिटल Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन जो आपका है, 4 चार्जेस ऑफ प्लस क्यू माइनस 3Q प्लस 5Q माइनस 10Q। यहां पर भी कई सारे चार्जेस दिए हैं और यहां व्हाट विल बी द आउटगोइंग फ्लक्स। अगेन फ्लक्स के बारे में पूछा जा रहा है। सो आप क्या कीजिए, सबको जोड़ दीजिए। तो देखिए 8Q है 5Q है, ये हो गया 13Q प्लस 13Q, और यहां -3 माइनस 10, ये हो गया माइनस 13Q। टोटल कितना आ गया, 0। तो अगर फ्लक्स होता है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट और चार्ज ही आपका 0 है तो फ्लक्स भी आपका कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक है। नेट चार्ज अगर 0 है तो आपका टोटल जो नेट फ्लक्स है वो 0 होना है। One metallic sphere A is given positive charge, whereas identical metallic sphere B is of exactly same mass as of B is given amount of negative charge. So जो A sphere है इसको आपने क्या किया, पॉजिटिव चार्जेस दिए, और जो B है आपका आइडेंटिकल है। अब आइडेंटिकल कहने का मतलब क्या होता है, मास सेम है रेडियस सेम है। इस तरह का आइडेंटिकल B है, इसको आपने नेगेटिव चार्जेस दिए। तो बोल रहा है किसका मास ज्यादा बराबर, ये आपको पूछा जा रहा है। शुरू में तो सब मास बराबर था। सो देखिए जब आप नेगेटिव चार्जेस देते हो तो एक्चुअली आप इलेक्ट्रॉन्स इसको दे रहे हैं, यू आर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रॉन्स टू बी, तभी वो नेगेटिव चार्ज उसको मिल रहा है। पॉजिटिव चार्ज देने का क्या मतलब है भाई, पॉजिटिव चार्ज तो आप दे नहीं सकते क्योंकि प्रोटॉन्स है, वो जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो आप दे नहीं सकते, न्यूक्लियस के अंदर बंधे हुए हैं। तो पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब होता है बेसिकली इलेक्ट्रॉन को लेना। तो यहां पॉजिटिव हम दे रहे हैं पर एक्चुअली हो रहा है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन आप ले रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन को तो मास है, बहुत कम मास है पर मास है, तो आप उससे ले रहे हो तो इसका मास कम होगा, और जिसको दे रहे हो उसका मास बढ़ेगा। तो आंसर क्या होगा, मास ऑफ बी इंक्रीजेस, बी का मास बढ़ जाएगा। ठीक है। 3 चार्जेस ऑफ इक्वल of 1 microcoulomb are placed at corners of an equilateral triangle. If the force between any two charges is F, then net force on the either will be। तो आपके पास इस तरह से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने ले लिया और इसमें बोल रहा है कि सबके पास 1 माइक्रोकुलम 1 माइक्रोकुलम 1 माइक्रोकुलम ऐसे चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, और इसको दे देते हैं हम A B C, ऐसे नाम दे देते हैं। If force between any two charges is F, कोई भी दो के बीच में फोर्स आपका F। अब देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, साइड तो सब सेम है और चार्जेस भी सेम है। ठीक है, तो जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो अगर चार्जेस भी दोनों सेम है, रेडियस भी सेम है, या दूरी दोनों के बीच में सेम है, तो फिर फोर्स तो सारा सेम होगा। तो अगर ये बोलता है इफ द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस F, दोनों के बीच में अगर फोर्स F है मतलब दूसरे के साथ भी F है। तो अगर A और B के बीच में फोर्स F है तो A और C के बीच में भी F है, B और C के बीच में भी F है। ठीक है, वो सेम फोर्स आपका तीनों के बीच में लग रहा है। अब क्वेश्चन यहां पूछ रहा है नेट फोर्स ऑन आइदर विल बी, किसी एक पे आपको नेट फोर्स निकालना है। तो चलो A पे निकाल देते हैं, A पे नेट फोर्स कितना होगा निकालते हैं। तो जब आप नेट फोर्स लेंगे, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको डायरेक्शन कंसीडर करना पड़ेगा। तो A और B के बीच में अगर देखूं तो A पे भी पॉजिटिव चार्ज, यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन होता है, ऐसे चला जाएगा ये वाला फोर्स। इसको नाम देता हूं FAB या इसको F1 नाम दे देता हूं।
और ये जो ए और सी के बीच में यहां पर भी पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो इसके ऊपर ऐसे यहां पर निकल जाएगा आपका रिपल्शन होगा। रिपल्शन का मतलब ए से दूर जाता हुआ, तो ये हो गया आपका F2 हो गया। और दोनों जो है F1 हो F2 हो, ये सब मिला के कितना है, F के बराबर है, दिया हुआ है क्वेश्चन में कि F के बराबर है आपका। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है, नेट निकालना है। तो नेट निकालने के लिए ये तो सेम डायरेक्शन में नहीं है तो ऐड नहीं कर सकते, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, पर ये कुछ तो एंगल बना के हैं। कितना एंगल बना रहा है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जाहिर सी बात है ये एंगल 60 होगा, तो वर्टिकली अपोजिट ये भी 60 होगा। सो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 cos ऑफ थीटा, यही होगा आपका। अब सब तो बराबर है, F के बराबर है, तो ये हो गया आपको, ये भी F स्क्वायर ये भी F स्क्वायर, तो ये हो गया ट्वाइस F स्क्वायर प्लस ये भी हो गया ट्वाइस F स्क्वायर cos थीटा। थीटा कितना 60 डिग्री, सो cos 60 डिग्री। cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है आपका हाफ, तो यहां पर आ गया आपको 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू हाफ। सो बेसिकली ये आपको क्या मिल गया, बेसिकली यहां से आपको मिल गया 3F स्क्वायर या √3F, ये आपका आ जाता है। तो यहां पर ये रहा आंसर आपका √3। ठीक है, ये √3F आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, ये आपका यहां पर ऐसे नहीं होगा, सिर्फ √3F के बराबर आपका होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 charges are placed at the vertices of an equilateral triangle of side A. Side A दिया हुआ equilateral triangle. The force experienced by the charge placed at A in a direction normal to BC। अच्छा, यहां पर देखो एकदम स्पेसिफिक फोर्स मांगा है। कौन सा फोर्स, ऐसा फोर्स जो BC साइड दिया है, ये जो BC आपका दिया हुआ है, इसके नॉर्मल कौन है, इसके नॉर्मल वाला आपको चाहिए। ठीक है, तो भाई आपका पहले तो हम यहां पर देख लेते हैं फोर्स कैसा लग रहा है। और जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में बात किया था, फोर्स का फॉर्मूला है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब देखो सारे चार्जेस तो सेम है, अब भले प्लस है माइनस है, पर आपको पता है कूलम्ब्स लॉ में प्लस माइनस मैटर नहीं करता, आपको तो मैग्नीट्यूड लेना पड़ता है। तो सारे QQ आ गए और डिस्टेंस सारे सेम है, तो सारे फोर्सेस सेम है। तो यहां पर हम ऐसे शो कर देते हैं, देखिए किसी एक पे हमें निकालना है, जैसे यहां पर ए पे चाहिए, हमें ए पे निकालना है, तो ए और सी के बीच में क्या होगा, ये प्लस है ये प्लस है, प्लस प्लस में क्या हो जाएगा आपका, रिपल्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको रिपल्शन कर देते हैं, रिपेल कर देते हैं, ऐसा हो जाएगा आपको, इसको नाम देते हैं F1। ठीक है, और उसके बाद आपका यहां पर एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है -Q और प्लस, इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा आपका इस तरह से। ठीक है, तो इसको नाम दे देते हैं हम F2 नाम दे देते हैं। ठीक, ये एंगल हो गया आपका 60। अब देखो F1 और F2 जो है, F1 और F2 ये दोनों इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, अभी मैंने बात किया, सारे चीजें सेम है इसमें, दोनों चार्ज सेम है, QQ देखो, A पे भी Q, B पे भी Q, C पे भी Q, और डिस्टेंस भी सब A सेम है, तो दोनों इक्वल होगा। तो जब भी इक्वल दो फोर्सेस होते हैं तो उनके बीच का जो रिजल्टेंट होता है वो एकदम एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ निकलता है, ऐसे एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ ये आपका नेट फोर्स निकलेगा। ये जो होगा एंगल को बाइसेक्ट करेगा। कभी भी दो वेक्टर्स अगर इक्वल हैं तो उनके बीच का जो रिजल्टेंट होगा वो एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ निकलेगा। सो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल तो 120 होता है आपका, तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री, दिस इज 60, दिस इज ऑल्सो 60। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, हम F1 F2 को ना रिजॉल्व कर सकते हैं। सो चलिए इस F1 F2 को हम क्या करते हैं, इस F1 F2 को हम रिजॉल्व कर लेते हैं। तो रिजॉल्व करने में F1 का ये हो गया आपको F1 साइन 60 डिग्री, और इधर में इस तरफ आ गया आपको F1 cos 60 डिग्री। सिमिलरली F2 को अगर मैंने रिजॉल्व किया तो इधर ही मिल जाएगा मुझे F2 cos 60 डिग्री, और इधर मिल गया मुझे नीचे की तरफ ये F2 का मिल जाएगा F2 sin 60 डिग्री। अब देखो कौन सा जगह पे आपको चाहिए, आपको चाहिए यहां पर, देखो ये देखो आपको कौन सा वाला चाहिए, नॉर्मल टू BC वाला चाहिए। तो नॉर्मल टू BC तो ये वाला हुआ, आपको ये वाला जगह पे हुआ नॉर्मल टू BC। तो इसमें एक लग रहा है F1 sin 60 डिग्री, दूसरा लग रहा है F2 sin 60 डिग्री, और F1 F2 बराबर है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो नेट जो फोर्स लगेगा नॉर्मल वो कितना लग जाएगा, 0 लगेगा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे।
F1 sin 60 और F2 sin 60। sin 60 तो सेम है, बस F1 F2 भी सेम है, तो दोनों बराबर हो गया, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, आ गया 0 आपका। ठीक है, आगे देखते हैं। Two charges equal to Q are kept at -a and +a along x-axis। ठीक है, चलिए x-axis में क्या करते हैं, यहां दे देते हैं ओरिजिन, यहां दे दिया x = a, यहां दे दिया x = -a, दोनों जगह q चार्ज को रख दिया। क्वेश्चन कह रहा है उसी हिसाब से, ए पार्टिकल ऑफ मास m and चार्ज q0 दैट इज q/2 इस प्लेस ऑफ द ओरिजिन। सो ओरिजिन पे आपने एक यहां पर रख दिया, q0 को रखा, और q0 का वैल्यू कितना है, q0 का वैल्यू है q/2 के बराबर है। ठीक है, अब आपने क्या किया, इफ चार्ज q0 इज गिवन ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट y, अब आप q0 को क्या कर रहे हो, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे रहे हो, उसको डिस्प्लेस कर रहे हो। कितना से डिस्प्लेस कर रहे हो, y से डिस्प्लेस कर रहे हो। ठीक है, और y a से आपका बहुत छोटा है, मच लेस देन का ये आपका साइन दिया हुआ है यहां पर। द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, अब वो कितना के प्रोपोर्शनल होगा, जो फोर्स होगा वो डिस्प्लेसमेंट के साथ, जो y के साथ उसकी क्या रिलेशनशिप है, ये हमें निकालना है। चलिए तो इसको थोड़ा सा y वाला डिस्प्लेसमेंट दे देते हैं, y डायरेक्शन में। ठीक है, ये आपका x डायरेक्शन हो गया, इधर y हो गया, तो ये आपका y आ गया। इसको यहां से ऐसे जोड़ देता हूं मैं। ठीक है, ऐसे यहां तक के लिए जोड़, ये वाला इसके साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, माइनस वाले के साथ, तो ये हमारा आ गया। तो ये डिस्टेंस आपके a डिस्टेंस हो गए, और ये बीच का y हो गया, तो ये वाला आपको पता है √a² + y² हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री है बाय कंस्ट्रक्शन। अब यहां पर अगर मैं नाम दे दूं a, b और c, सो देखो यहां पे आपको q0 लगा हुआ है। ठीक है, चार्ज, यही q0 को आप लेके गए हो ना a तक, जो o पे रखा था q0, उसी को डिस्प्लेस, देखिए q0 इज गिवन ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट along y, तो आप q0 को जो रखा यहां, इसको आप उठा के ले गए a तक। ठीक, अब a और b के बीच में जो फोर्स लगेगा और a और c के बीच में फोर्स लगेगा, ये दोनों सेम होगा। अगेन जो पीछे मैं बात करते आ रहा हूं, चार्ज सेम है, दोनों चार्ज देखो, यहां q0 q सेम, q0 q सेम, डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस आपका इक्वल होगा। ठीक है, तो आपका जब ये दोनों सेम है, तो इसको मैं f नाम दे देता हूं। तो एक फोर्स लग जाएगा ऐसे आपका f, दूसरा फोर्स इनके बीच में ऐसे लग गया f। देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या होता है, रिपल्शन होता है, इसलिए मैंने एरो बाहर की तरफ लगाया है। आप समझ सकते हैं, एरो बाहर देने का मतलब ही यही है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, रिपल्शन होगा। अगेन यहां c पे भी पॉजिटिव, a पे भी पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या होगा, रिपल्शन होगा, इसको बाहर कर देते हैं, तो ये दो फोर्स आपको मिल जा रहे हैं F। तो इनका जो नेट होगा, वो नेट कहां होगा, मैंने अभी बात किया था आपसे कि अगर ऐसा दोनों इक्वल बनता है तो नेट कहां होगा, एकदम सेंटर से ऐसे निकलेगा। ठीक है, तो ये अगर एंगल आप थीटा लेते हो, ये भी आपका थीटा होगा, तो इसको आप रिजॉल्व करके आपको एफ नेट क्या मिल जाएगा, एफ नेट मिल जाएगा ट्वाइस एफ कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ट्वाइस एफ कॉस ऑफ थीटा। अब इसको निकाल देते हैं हमारा एफ नेट, सो ट्वाइस इनटू, ठीक है, एफ आपका कितना है, चलिए इसको मैं यहां लिख लेता हूं इस जगह पर। तो हमारा आपका ट्वाइस इंटू एफ, एफ कितना है, दोनों के बीच में फोर्स, ए और बी के बीच में फोर्स लगाइए तो कितना होगा, के, एक रखा हुआ है क्यू नॉट इंटू कैपिटल क्यू, ठीक है, बाई ये कितना है, ये है आपका आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, उसका आपको स्क्वायर कर रहे हो, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर कर रहे हो, तो रूट का स्क्वायर करोगे तो सिंपली आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा आपको बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो गया y, हाइपोटेन्यूज हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको कितना दे देगा, ये दे देगा आपको, देखिए यहां पर हमको एक चीज और कंसीडर करना है कि y बहुत ही छोटा है a से, ये कंसीडरेशन भी आपका आने वाला है, देखिएगा। सो Q नॉट इंटू क्यू, ठीक है, और y आपका मल्टीप्लाइड है, और यहां आपको आ गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर 3/2। अब जैसे ही आप, सॉरी ये आपको आर ना लेके हमको y लेना है, क्योंकि हमारा यहां पर y दिया हुआ है, सो वी विल कंसीडर y हियर। ठीक है, y स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर। अब आपका जो y है वो बहुत छोटा है। जब ऐसा कॉन्सेप्ट आता है कि y आपका बहुत छोटा है, y स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बेसिकली हमको लेना पड़ेगा ए स्क्वायर, क्योंकि y आपका बहुत छोटा है। तो जैसे आप ए स्क्वायर लोगे, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा y क्यूब। तो यहां आपका एफ नेट जो चला आता है, एफ नेट जो आपको आ जाएगा वहां से, वो आ जाएगा ट्वाइस के क्यू नॉट इंटू वाई बाई ए क्यूब। अब ये सब कांस्टेंट हो गए, तो एफ नेट सीधे किससे रिलेशन हो गया? y के साथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। मतलब कैसा? प्रोपोर्शनल टू y। ये आपका आंसर आ जाएगा। सो थोड़ा सा इसके अंदर कैलकुलेशन आपका है, कैलकुलेशन करके हम रिजल्ट तक पहुंच पाते हैं। और ध्यान हमें ये वाला कॉन्सेप्ट भी यहां लगाना पड़ता है कि y जब बहुत ही छोटा हो जाए तब इस तरह का अप्रोक्सीमेशन आप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। The electric field at a point on equatorial line of a dipole and direction of dipole moment। अब देखो, ये अगर हमारा इस तरह का डायपोल है, ठीक है, यहां माइनस क्यू ले लिया मैंने, यहां प्लस क्यू ले लिया, ये L है, ये L है, ये आपका सेंटर से ये मान लो वो हो गया, ये आपका पॉइंट है P जहां पर हम डायपोल निकाल रहे हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट है हमारा P आपका, और ये डिस्टेंस आपका सेंटर से पॉइंट की दूरी R है। तो आपको पता है कि यहां पर माइनस क्यू होने से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, E माइनस क्यू। ठीक है, माइनस के तरफ होगा, और ये प्लस है तो प्लस से दूर होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E प्लस क्यू। तो इनका नेट किधर होगा? इधर होगा, E नेट। ये आपको नेट इधर मिलने वाला है। और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। सो नेगेटिव से पॉजिटिव आपका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? ये होगा आपको डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। तो डायपोल मोमेंट जा रहा है लेफ्ट टू राइट, ऐसे जा रहा है इस तरफ, और ये कहां जा रहा है? ये आपका उल्टा जा रहा है, देखिए राइट टू लेफ्ट जा रहा है। तो कैसे हो गए ये दोनों? ये दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो डायपोल मोमेंट है, इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया। तो यही आपका आंसर है, इट विल बी अपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, metallic sphere is placed in a uniform electric field, okay, and the lines of force follows the path shown। तो यहां पर एक मेटालिक स्फीयर है, मतलब एक कंडक्टर की बात की जा रही है, ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट यूज करने के कहा जा रहा है। तो आपको बोल रहा है कौन सा सही है? तो भाई अगर आप मेटालिक या कंडक्टर ले लेते हो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां 0 है, मतलब कोई भी लाइन यहां से क्रॉस नहीं होनी चाहिए। तो ये तो जो क्रॉस करा रहे हैं वो गलत है, जिसमें क्रॉस नहीं करा रहा, पास नहीं करा रहा बीच से, वही सही है। तो मतलब फोर्थ आपका सही है, फोर्थ लाइन सही है आपका। ठीक है, when electric dipole P is placed in a uniform electric field E, then what angle between P and E the value of torque will be maximum। भाई टॉर्क आपका होता है PE sin of थीटा। सो टॉर्क का मैक्सिमम होना मतलब साइन थीटा का मैक्सिमम होना, और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू है 1, जो कि होता है जब थीटा होता है π/2 पे। तो साइड जाहिर सी बात है 90 डिग्री पे टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे टॉर्क विल बी मैक्सिमम। द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए कंडक्टिंग सरफेस हैविंग ए यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखिए एक कंडक्टिंग सरफेस के पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये डायरेक्ट आपको, ये आपका एक तरह से नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, जहां आपकी डायरेक्ट नॉलेज चेक कर रहा है कि वेदर यू नो और नॉट। ओके, यहां पर किसी तरह से आप निकालने के लिए नहीं वो देख रहा है आपका क्वेश्चन, आपको देख रहा है वेदर यू नो दिस और नॉट। सो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन में आते हैं। तो यहां सीधे आपको पता है कि जो होता है वो होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस होता है, ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, तो आपका सी आंसर हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एंड नॉर्मल टू द सरफेस। नेट द टोटल फ्लक्स थ्रू फेसेस ऑफ ए क्यूब विद साइड लेंथ a if charge q is placed at the corner a of the cube is। वेरी गुड क्वेश्चन। यहां पर कॉर्नर में ए रखा हुआ है। कई सारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे जहां पर सेंटर पे चार्ज रखा रहता है, और तब पूछा जाता है कि भाई वन ऑफ द फेस से कितना, टोटल कितना। अगर सेंटर पे चार्ज रखा है और आपका क्यूब से टोटल मांग रहा है, तो टोटल फ्लक्स तब हो जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। वन ऑफ द फेस से मांग दिया तो कितने फेस है? 6 फेस है, तो उसका हो जाएगा 1/6 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट।
पर यहां अलग है, यहां कहानी अलग है। यहां पर आपका रखा हुआ है कॉर्नर पे, कॉर्नर पे रखा है। तब हम क्या करें? सो देखिए, आपको पता है कि आप गॉस लॉ तभी लगा सकते हो जब क्लोज्ड सरफेस हो। तो क्या कॉर्नर पे रख के हम फ्लक्स को इमेजिन या कर सकते हैं? यहां तो क्लोज ही नहीं हो रहा। ये जो चार्ज यहां कॉर्नर ए पे रखा हुआ है, ये तो क्लोज नहीं हुआ। तो इसको मान लो मैं इस तरह से दिखाता हूं। मान लो ये क्यूब है, इस क्यूब के कॉर्नर पे यहां रखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्लोज तो हुआ नहीं। मान लो, चलो ब्लैक से दिखा देता हूं ये हम। तब हम इसको क्लोज कैसे करेंगे? इसको क्लोज करने के लिए आपको इस तरह से पूरा ढकना पड़ेगा क्यूब से। मैं स्क्वायर बना रहा हूं, समझिए ये क्यूब से आपका। अब एक तरह से ढकने से नहीं होगा, इसके ऊपर भी रखना होगा। जैसे ऐसे रखा हुआ है, चार ऐसे रख दिया, इसके ऊपर रखना होगा, तभी ये वाला पॉइंट आपका ढकेगा। तो इसके ऊपर भी आप जैसे 1 2 3 4 आपने रखा क्यूब, इसके ऊपर आपको 5 6 7 8 क्यूब्स टोटल हो जाएंगे। तब जाके ये कॉर्नर वाला ढकेगा और एक क्लोज सरफेस के अंदर आएगा। तो 8 क्यूब के साथ ये चार्ज अपना शेयर कर रहा है, तो फ्लक्स भी अपना 8 क्यूब के साथ शेयर करेगा। तो चार्ज है कितना? टोटल फ्लक्स तो इसका अगर हम देखें तो 2q/ε0 डायरेक्ट फॉर्मूला में ही हो जाता है। पर ये आपका एक क्यूब के लिए हमें निकालना है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होगा, 8 के साथ क्योंकि ये शेयर कर रहा है, तो इसको हमें 1/8 से डिवाइड करना पड़ेगा सिंगल के लिए। तो सिंगल के लिए अगर डिवाइड करेंगे तो यहां जाएगा 4, तो फ्लक्स आ गया q/4ε0। सो दिस इज q/4ε0। ये आपका आंसर हो जाएगा। In the figure, the net electric flux through area A is phi E dot A when the system is in air। तो यहां देखिए एयर बोल रहा है, मतलब यहां जरूर मीडियम के लिए कुछ ना कुछ सिचुएशन चेंज होने वाला है। ऑन इमर्सिंग द सिस्टम इन वाटर, देखिए मीडियम चेंज कर दिया, यहां हवा, यहां पर पानी आ गया, मीडियम चेंज। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एरिया विल बी। अब देखो ये जो सिस्टम है, आपको इस बार हवा में एक बार आपने फ्लक्स निकाला, एक बार इसको निकाला आपने पानी के अंदर। पानी के अंदर ले जाएंगे तो एरिया पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। कोई भी चीज का एरिया चेंज नहीं होगा, फर्क पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है 1/4πε0 q/r²। ये आपका फॉर्मूला है। ये जो ε0 है, ये आपका मीडियम का पार्टिकल है, मीडियम का प्रॉपर्टी बताता है। चार्ज तो चार्ज के बारे में बता रहा है, जो चार्ज सोर्स चार्ज जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है। आर हो गया वो दूरी, जिस दूरी पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, और ε0 हो गया मीडियम की कहानी। अगर मीडियम में वेरिएशन आया तो इसी में चेंजेस आएगा। अब ये आपका एयर में मान लो, तो अगर मैं वाटर में लिखना चाहूं तो वाटर में ये हो जाएगा 1/4πε0 नहीं करके सिंपली करना होगा हमें एप्सिलम q/r²। और ये जो एप्सिलम होता है, ये ε0 से बड़ा होगा, ठीक है। पानी के केस में या कोई भी अलग मीडियम के केस में, वैक्यूम एयर को छोड़ के, उसमें अगर ε0 तो बाकी सब में ज्यादा होगा आपका। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके साथ कैसा है, आप देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपका, है ना। एक तरह से आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपका जैसे ये बढ़ेगा, देखो बढ़ गया, ये बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका घट जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑन इमर्सिंग द सिस्टम वाटर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल डिक्रीज। आपका ये डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है वो है आपका द फिगर शोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन एन इलेक्ट्रिक डायपोल पी इज प्लेस एज शोन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखो यहां ध्यान से देखिए, जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं लाइंस के बीच में जो गैप है वो कम है, और राइट साइड में गैप ज्यादा है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। आपने ऐसा सिमिलर डायग्राम देखा होगा जहां फील्ड यूनिफॉर्म है, लाइंस पैरेलल होती हैं, यहां ऐसा नहीं है केस। सो जहां लाइंस क्लोज है मतलब वहां स्ट्रॉन्ग फील्ड है, और जहां लाइंस में गैप्स ऐसा ये वीक फील्ड है। तो यहां पर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड वाला कॉन्सेप्ट लगने वाला है, यूनिफॉर्म वाला नहीं। यूनिफॉर्म में तो नेट फोर्स 0 होता है, पर जब नॉन यूनिफॉर्म होगा तब क्या होगा, तब देखिए ये जो -q है इसके ऊपर फोर्स जो लगेगा वो ये मान लो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। फोर्स कितना लगेगा, -QE लगेगा, और इसके ऊपर लगेगा QE लगेगा।
अब ये जो पॉजिटिव वाला है ये थोड़ा इस वीकर फील्ड के तरफ है, टुवर्ड्स द राइट है, और ये जो नेगेटिव वाला है ये टुवर्ड्स द लेफ्ट है। तो जाहिर सी बात है, अब मैं यहां पर ई ना देके इनको E1 E2 कह देता हूं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम नहीं है ना, अलग अलग है। तो आपका ये जो QE1 है इट विल बी ग्रेटर देन QE2, E1 वाला बड़ा होगा क्योंकि फील्ड यहां पर स्ट्रॉन्गर है लेफ्ट साइड में। तो नेट फोर्स इसमें लगेगा, और नेट फोर्स हमेशा बिगर फोर्स की तरफ लगता है। तो द डायपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ उसको एक नेट फोर्स लगने वाला है, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट की तरफ ही आपका बड़ा वाला फोर्स है। सो इस क्वेश्चन में आपका जो कॉन्सेप्ट है वो है रिगार्डिंग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, two spheres have surface charge density in the ratio 2:3. So sigma 1 by sigma 2 surface charge density है 2/3। रेडियाई का रेशियो दिया, चलो R1 by R2 कितना दे दिया 3/2। फाइंड द रेशियो ऑफ चार्ज, सो हमें चाहिए Q1 by Q2 का रेशियो चाहिए। तो चलिए सिग्मा 1 by सिग्मा 2, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया, स्फीयर दे रखा है, सो ये हो जाएगा Q/4πr², ठीक है, आपका सरफेस एरिया ले लेंगे। सो यहां पर देखो सिग्मा 1 कितना हो जाएगा, सिग्मा 1 हो जाएगा Q1/4πr1², और सिग्मा 2 कितना हो जाएगा, सिग्मा 2 हो जाएगा Q2/4πr2², यही हो जाएगा आपका। अब 4π आपका कैंसिल हो गया, यहां हमें क्या मिलेगा, देखो ये हमें मिल जाएगा Q1 आपका ऊपर में है, सो Q1/Q2, ठीक है, और R के साथ कैसा इनवर्सली है, तो आपका ऊपर में चला जाएगा R2/R1, ये इस तरह से आपको मिल जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 कितना है 2/3, लिख दिया हमने 2/3। Q1/Q2 पता करना है, ठीक है, इनटू R2/R1 हमारे पास है R1/R2 है 3/2, तो R2/R1 हो जाएगा 2/3, पर यहां उसका स्क्वायर भी है, ठीक है, 4π तो कैंसिल हो गया, पर यहां तो R1² और R2² है, तो स्क्वायर भी होगा आपको। तो R2² ये कितना हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4/9। तो यहां से 2 ये हो गया आपका, 3 से यहां हो गया, हमें चाहिए Q1/Q2, ये अपोजिट चला गया तो ये आ गया 3/2। सो आंसर है आपका ए, दैट इज 3/2। तो फॉर्मूला बेस्ड है, जो रेशियो दिया उसको पुट कर दीजिए, कॉमन चीजें कैंसिल हो जाएंगी और आपके पास रिजल्ट चला आएगा। Two charges are at a distance d in air, Coulomb's force between is F। ओके, सो दो चार्जेस ले लिया हमने, मान लो Q1 Q2 ऐसे ले लिया, एयर में ले लिया, एयर में ले लिया मतलब मीडियम में एप्सिलॉन नॉट आने वाला है, तो फोर्स हो गया आपको 1/4πε0 Q1 Q2/r², ठीक है, ये F के बराबर है, ले लिया हमने F के बराबर। इफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज प्लेस बिटवीन देम, अब इनके बीच में हमने क्या कर दिया, इसी Q1 और Q2 के बीच में, ठीक है, इसी Q1 और Q2 के बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया ऑफ कांस्टेंट K। तो अब फोर्स का क्या होगा भाई, अब जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4πε0, ध्यान दीजिएगा उसके साथ K मल्टीप्लाई हो जाएगा। K इज बेसिकली योर रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो जैसे आपका ये यहां पर एप्सिलम आ जाता है, बेसिकली एप्सिलम आता है Q1 Q2/r² हो जाता है, और ये एप्सिलम किसके बराबर होता है, ये एप्सिलम बराबर होता है E0 इंटू ER, और ER कहिए या K कहिए, तो जाहिर सी बात है ER के जगह हम क्या कर देते हैं, ER के जगह हम ले लेते हैं K। तो यहां पर एप्सिलम नॉट या एप्सिलम जो है इसके जगह हम लिख देते हैं एप्सिलम नॉट इंटू K आपका चला है। तो ओवरऑल मैं सिंप्लीफाई होकर आपको बस यही कहना चाहता हूं कि जब भी ऐसा आए तो रिलेटिव परमिटिविटी दे दे या ऐसा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दे, तो उसको एप्सिलम नॉट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधे, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो गया, अब आपका क्या करना है, इसको नया f डैश दे देते हैं, तो f डैश कितना होगा निकाल लेते हैं, तो f/f डैश करते हैं, तो ये तो आपका कैंसिल होने वाला है, डिवाइड कर रहे हैं, Q1 Q2 भी कैंसिल होने वाला है, आपका R भी कैंसिल होने वाला है, R², बचेगा यही आपका K वाला कॉन्सेप्ट ही आपका बचने वाला है, ठीक है। सो f के साथ एप्सिलम नॉट कैसा है, इनवर्सली है, तो यहां पर आपका आ जाएगा K एप्सिलम नॉट, इधर आ जाएगा एप्सिलम नॉट, ये दोनों भी कैंसिल हो गया, आपको f डैश कितना हो गया f/K, तो f/K ये आपका आंसर हो गया f/K।
यहां ध्यान दीजिएगा, सिंपल सिर्फ डिवाइड करके मैंने दिखाया नहीं यहां पर आप डिवाइड करेंगे तो एक कॉमन चीजें जो है ना वो कैंसिल हो जाएंगी। डिवाइड करने से यही फायदा होता है, रेशियो इसीलिए मांगते हैं, कॉमन चीजें हट जाती हैं, जो आपका अनकॉमन जो भी चेंज आया। देखिए यहां पर इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपने काफी देखे होंगे। इस तरह के क्वेश्चन में क्या होगा, कई सारी सिमिलर चीजें होंगी, एक जगह डिफरेंस होगा। तो चार्जेस वही है, देखो डिस्टेंस वही है, एक जगह डिफरेंस आ गया। कौन सा डिफरेंस आ गया, एयर के जगह मीडियम आ गया। तो सब कुछ जो कॉमन चीजें थी कट गई, बचा कौन, वही मीडियम में जो वेरिएशन आया वही बचा बस। ठीक है, 3 charges plus q and small q are placed in a straight line at point 0, L by 2 and L. What should be the order of q in order to make the net force on q 0? Okay. So origin पे ले लेते हैं एक ले लेते हैं आपका L by 2 पे, और एक आ गया आपका L पे। ठीक, यही आपको दिया हुआ, देखो 0 L by 2 L पे। इस पे ले लिया 4q, इस पे ले लिया कैपिटल Q, इस पे ले लिया स्मॉल q। अब क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ Q इन ऑर्डर टू मेक नेट फोर्स ऑन Q 0। Q के ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो Q के ऊपर फोर्स कौन लगाएगा, 4q लगाएगा और कैपिटल Q लगाएगा। इन दोनों के कारण 0 होना चाहिए। तो चलिए दोनों के कारण, इस 4q के कारण मान लो इसको हम कह देता हूं F1 और इसके कारण कह देता हूं F2। तो बेसिकली ये कह रहा है कि F1 प्लस F2 आपका होना चाहिए 0। चलिए 0 करके देखते हैं, शायद इनके कोई रिलेशन आ जाए। तो F1 हो गया आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4q इंटू q बाई, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, L का डिस्टेंस है तो L स्क्वायर, प्लस यहां पर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम निकाल रहे हैं कैपिटल Q स्मॉल q के बीच में, कैपिटल Q स्मॉल q बाई, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, L/2 का है, तो L/2 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब आप इसको इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 करना है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन ने पहले बोल दिया नेट फोर्स ऑन Q कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 0, आप इसको कैंसिल करेंगे, देखिए वो उस साइड जाएगा आपको। ठीक है, दिस विल गो टू दैट साइड, वो नेगेटिव हो जाएगा, ये कॉमन चीजें आपका कैंसिल होंगी। ठीक है, और यहाँ का जो L/2 का स्क्वायर है L/4 हो जाएगा, L स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा 4, वो 4 और ये 4 आपका कैंसिल होगा। ओवरऑल आपको मिल जाएगा कैपिटल Q इक्वल टू माइनस, ये आपको यहां पर मिल जाएगा। सो आंसर आपका आ जाएगा ये वाला, इक्वल टू माइनस Q। ठीक है, तो बेसिकली उतना सिंपल कैलकुलेशन है, इसलिए उतना डिटेल में मैं यहां नहीं गया, पर आपको कॉन्सेप्ट यहां ये लगा लेना है कि भाई नेट फोर्स 0 होने का मतलब क्या है, दोनों फोर्स को जोड़ के हमें इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है, और वहां से हमें रिलेशनशिप मिल जाता है। आगे देखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स experienced by an electron placed at a point in electric field E is equal to its weight। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाता है Fe, ये होता है Q इंटू E। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इसको स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई कर देते हैं, where स्मॉल इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। और वेट कितना है भाई, वेट जो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया वो हो गया mg। दोनों को बोल रहा है बराबर, है ना, इक्वल बोल रहा है, बराबर कर देते हैं। तो स्मॉल ई इक्वल टू mg, तो आपको E का मैग्नीट्यूड चाहिए, E कितना हो गया, mg बाई E। आगे कहां पर, ये रहा mg बाई E, ये आपका आंसर। ठीक, तो यहां कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा फोर्स लगाता है चार्ज इनटू स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। Which of the following cases the electric field strength is independent of the distance? किन सब केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस होता है, पॉइंट चार्ज के कारण तो नहीं होता है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर आपका है। लाइन चार्ज के कारण भी आपने पढ़ रखा है, वो भी आपका R पे डिपेंडेंट है। स्फेरिकल में भी R का आपका वैल्यू आता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला रिमेंबर होना चाहिए। ड्यू टू इन्फिनिट फ्लैट, यहां पर आपको आ जाता है सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पर R नहीं आता। सो ये आपका आंसर है, ड्यू टू इन्फिनिट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। पर यहां पर भी कॉन्सेप्ट यही लगता है, कॉन्सेप्ट यही लगता है कि भाई आपको इन्फिनिट प्लेन शीट के बहुत करीब लेना है। ठीक है, क्योंकि तभी वो इन्फिनिट का कॉन्सेप्ट रहता है। जितना आप उस प्लेन शीट से दूर जाते जाओगे, इन्फिनिट का कॉन्सेप्ट खत्म होता चला जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, A point positive charge is brought near an isolated conducting sphere, the electric field is best given by। अब यहां पर एक पॉइंट चार्ज लिया है और उसके बगल में एक आइसोलेटेड स्फीयर ले लिया आपने, कंडक्टिंग स्फीयर, ध्यान दीजिएगा कंडक्टिंग स्फीयर है। तो
तो कंडक्टिंग स्फीयर होने के कारण अगर यहाँ पॉजिटिव आया तो बाय इंडक्शन यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे और बाय इंडक्शन यहाँ पर पॉजिटिव चले आएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी के आधार पे बनने वाला है। तो अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ऐसा जाना चाहिए, क्योंकि हमेशा नेगेटिव के तरफ जाता है, तो कुछ ऐसा होना चाहिए। और यहां अगर पॉजिटिव है तो इससे क्या होना चाहिए, निकलता हुआ होना चाहिए, ऐसे बाहर निकल रहा हो, ऐसा होना चाहिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड और जो सरफेस होता है वो परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। तो ये सारा कौन पूरा कर रहा है, ये सारा कंडीशन कौन पूरा कर रहा है, ये पूरा कर रहा है, सेकंड डायग्राम पूरा कर रहा है। ये डायग्राम आपका सही है। इस डायग्राम में क्या दिक्कत है, इस डायग्राम में दिक्कत है, देखो पहले में क्या एरो अंदर की तरफ जा रहा है, एरो अंदर मतलब वो बता रहा है कि इस साइड में नेगेटिव चार्जेस होंगे, पर ऐसा नहीं है, बाय इंडक्शन इधर पॉजिटिव होने चाहिए। और ये दोनों तो ऐसे ही गलत है, यहां तो लाइन ऐसे सीधा सीधा निकाल रहा है, मतलब ये एंगल आपका 90 डिग्री बन ही नहीं रहा है, सरफेस के साथ तो इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री बनाएगा। तो ये तो ऐसे ही इसी डायरेक्शन देख के आप बोल सकते हो, बाकी एरो देखने की जरूरत ही नहीं है, जिस तरह से ये लाइन खींचा वो वहीं से आप बोल सकते हो गलत है। तो पहले दूसरे में ही कंफ्यूजन हो सकता है, और कंफ्यूजन तभी दूर होगा जब आप ये वाला को देखोगे, ये एरो किधर है, अंदर की तरफ, पर एरो बाहर की तरफ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बाय इंडक्शन पॉजिटिव चार्जेस आएंगे और पॉजिटिव चार्ज आने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उनसे दूर जाता हुआ दिखाई देगा। सो दिस इज ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर। सो फर्स्ट चैप्टर में पहला भी एक वीडियो है, ये एक दूसरा वीडियो है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद जो सेकंड चैप्टर है उसके नए क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।